से स्टार्ट हो चुका है, तो मैं अभी से ही कहती हूँ कि कान में ईयरफोन लगा लीजिएगा। अगर मैच्योर हो और अगर आपको डार्क स्टोरी पसंद है तो ही सुनिएगा। तो कान में ईयरफोन लगा लिए, ओके। तो हाँ, अब से सिर्फ हाई स्कूल ही आने वाला है, जब तक हाई स्कूल ख़त्म नहीं हो जाता। सैया जी मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, और ये जो स्टोरी है इसमें बहुत सारे सुसाइडल सीन हैं और गालियाँ हैं, और दो बहुत सारे सीन हैं। और ये स्टोरी लव स्टोरी नहीं है, तो अगर आप एक लव स्टोरी चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा इमोशन से भरे हुए हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। और अगर आप रियलिटी को चेकआउट नहीं करना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। या फिर आप एक डार्क फैंटेसी नहीं देखना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। बट आप कुछ न्यू चाहते हैं लव से हट के, तो आप इसे स्किप मत कीजिएगा, इसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये एफ बहुत फ़न देगा, एक अलग फीलिंग, वो थोड़ा सा डार्क फैंटेसी आपको प्रोवाइड करवाएगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं, मतलब सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ सुनिएगा। मैं तो चाहती हूँ कि आप हाई स्कूल को प्लीज़ एक मौका दीजिए, क्योंकि हाई स्कूल मेरे फेवरेट स्टोरियों में से आता है। हाँ, ऑथरों की भी फेवरेट स्टोरी होती है, जैसे ये मेरी है। मेरी फेवरेट स्टोरी में बहुत मिनिमम स्टोरियाँ स्टैंड करती है, जैसे क्रेज़ी लॉयल, लव नॉट इजी, एंड ऐसी ऐसी स्टोरियाँ मुझे पसंद आती है, और ये उन्हीं स्टोरियों के लिस्ट में आता है। और हाँ, हाई स्कूल के हर एक पार्ट का एक नाम है, जैसे कि पहले वाले पार्ट का नाम था मार्किंग, और इस पार्ट का नाम है मिसिंग, और इसके जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसका नाम मैं रखूँगी किसिंग। ना किसिंग नहीं होने वाला है, बट येस, इस पार्ट का नाम मिसिंग ज़रूर है, किसिंग नहीं, मिसिंग। कौन मिसिंग हुआ है, क्या हुआ है, ये आपको आगे पता चलेगा। बट मिसिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ पता चलने वाला है, बहुत कुछ जाने वाला है, और खून तो होगा ही। दह दह करके जो टपके हैं इसमें, आपको देखकर जरूर मजा आएगा। अगर आप मेरी तरह साइको हो तो वेलकम टू साइको चैनल। तो चलिए, बिना किसी बकवास के अब मैं स्टार्ट करती हूँ। बट आप बिना किसी बकवास के चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट भी कर दीजिएगा अगर करना हो तो। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ सच्ची में बिना किसी बकवास के। बट आप कान में ईयरफोन लगा लीजिए, जय वेंसू, एंड चलो चलते हैं। नेक्स्ट डे से स्टार्ट होती है, जहाँ पर जो वैन होता है ना, वो जा रहा होता है स्कूल, और गुओ और तमाई साथ में बैठे हुए थे। तमाई वैन को रोकना चाहती थी, बट गुओ तमाई को ही रोक लेती है, और वैन केजिंग बिना कुछ देखे बिना कुछ बोले स्कूल की तरफ चला जाता है। तमाई बोलती है, जो नाइट में हुआ उसके बाद भी तुम उसे स्कूल जाने दे रही हो, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? जो गुवो होती है वो तमाई की तरफ देखती है, एंड जस्ट उसका हाथ लेती है और अपने दिल पे रखती है। तमाई वो दिल की धड़कनें फील कर पा रही थी, जो हार्ट बीट उसकी तेज हुई थी। गुवो कहती है, इतना मैं कभी नहीं डरी, कभी नहीं जितना मैं अब डर रही हूँ। पर अगर मैं डरूँगी तो वैन डरेगा। तुम्हें क्या लगता है, कल जो टेप रिकॉर्डर में बम फिट करके भेजा है वो कुछ नहीं कर सकता है? हम साथ भी बैठ जाए ना, फिर भी वो कुछ करेगा, वो फिर भी कुछ करेगा। वो नहीं रुकने वाला तमाई, वो नहीं रुकने वाला। तमाई बोलती है, वो जो गुवो होती है वो कहती है, सब खत्म हो गया तमाई, सब खत्म हो गया। हमने जब उन बच्चों को पकड़ा था तो कसम खाई थी कि कभी उन पे आँच नहीं आने देंगे। पर यहाँ पे तो सब गलत है, कुछ कुछ सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। तमाई बोलती है, वो सब ठीक होगा। वो कहती है, ठीक होगा? तो वो मर गई, उसका रेप किया गया है। तुम जानती हो ना, जानती हो ना ऐसी सिचुएशन। जो अपनी तमाई होती है वो कहती है वो, एंड वो उसे शांत करवाना चाहती थी, बट वो जैसे कि अपना माइंड खो चुकी है। वो बहुत शांत थी, वो रोती थी बट वो स्टिल स्टेबल थी, बट वो अनस्टेबल लग रही होती है अभी। जो गुवो होती है वो कहती है, अब सब खराब होगा, सब तबाह होगा। मैं बस अपने दोनों बच्चों को बचाना चाहती हूँ, उनको बचाना चाहती हूँ। पर क्या मैं उनकी डेस्टिनी रोक सकती हूँ? क्या हम दोनों ने अपना लिखा चेंज कर पाया? जो होना था वो हुआ ना, और आज भी वही हो रहा है। अगर मैं आज उनको पिंजरों में बंद भी करती हूँ तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जब पिंजरा खुलेगा और उनको उड़ना होगा तो वो उड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो पिंजरे में कैद थे। जो तमाई होती है वो समझ रही थी गुवो को बातों को, बट वो बहुत घबराई हुई थी, वो भी घबराई हुई थी। जो तमाई होती है वो कहती है, हमें वो यूज़ करना चाहिए। जो गुवो होती है वो कहती है, मैंने वो लॉकेट वैन को दे दिया है, मैंने वो उसे दे दिया है, और कहा है कि वो कभी ना खोले, और
वो उसे कभी नहीं खोलेगा, मैं जानती हूँ। बस बस भगवान हमारा साथ दे। जो तमाई होती है वो सिर्फ गुओ को देख रही होती है। हमें वैन को दिखाया जाता है जिसके गले में एक लॉकेट था जो एक बहुत यूनिक डिज़ाइन प्रेजेंट कर रहा था, एंड उसे गुओ ने दिया है और उसने कहा है कि वो उसे कभी ना खोले, चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए। एंड वैन बिलीव इट, इसलिए उसने खोला ही नहीं है उसे, और वो जा रहा होता है। जब वैन स्कूल में जाता है ना, तो स्कूल में आधे से ज़्यादा लोग नहीं थे। वैन उसे रियलाइज़ नहीं करता है, बट ना आज जाओ आया है, ना ही आज काउवेनिंग आया है, ना ही आज हैनिंग आया है, लूका भी नहीं आया है, एंड अपना माइक भी नहीं आया है। इवन माइक तो घर भी नहीं गया है, कोई नहीं आया है। बस वास्को और कीरा आए हैं, जिनका जो फेस है ना वो बता रहा है कि मस्त पिटे हुए हैं। रूयू भी स्कूल नहीं आया है, एंड प्रिंसिपल ली का दिमाग बहुत ज़्यादा साइड हो गया है। लाइक वो एकदम फक ऑफ हो गया है, उसको पूरा दिमाग की लगी पड़ी है। जो वैन होता है वो स्कूल तो आया था और हाफ अपना अटेंडेंस भी दिया था, फिर वहाँ से चला जाता है। वो स्कूल में रुकता ही नहीं है एंड चला गया होता है फिर से मारू के बारे में कुछ पता लगाने को, क्योंकि उसे लगता है कि अब मारू का भाई उसके पीछे पड़ा है तो वो उसे टारगेट करेगा ही। बट वो नहीं जानता कि जाओ जिंग सभी के पीछे पड़ा है, पर्टिकुलर उसके नहीं। अभी हमें अपने लूका को दिखाया जाता है जो घर में सहम के बैठा था, और उसकी माँ ने ना पुलिस में कंप्लेन भी करवाई है, उस आईडी के बारे में पता भी लगा रहे हैं, बट कुछ हो नहीं रहा है। और लूका डरा हुआ था, बट जो लक होती है ना वो ज़रूर स्टडी करने गई होती है, और उसकी माँ ने रोका नहीं था, क्योंकि उसकी माँ को लगा था कि ये उतनी सीरियस बात नहीं है कि भेज देते हैं, ख़राब होते हैं, बट कोई जनरली में मार दे। उसे वो फील नहीं हुआ था, क्योंकि वो उस सराउंड में नहीं आई है ना जहाँ पर उसे थ्रेटन किया जाता है, किसी को कुछ भी कर दिया जाता है। और लूका को नहीं पता था कि उसकी बहन स्कूल गई है, एंड वो शांत ही बैठा था। बट वो आसपास अराउंड देखता है ना तो उसे लक दिखाई नहीं देती है, तो वो कहता है अपनी माँ से कि लक कहाँ है, एंड उसकी माँ कहती है कि वो तो पढ़ाई करने गई है। एंड लूका सटक जाता है और कहता है माँ कल ही वो वीडियो आया है, आप उसे पढ़ने कैसे भेज सकते हैं। उसकी माँ कहती है ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई घटिया इंसान है जिसे इसके सिवा कुछ करना नहीं आता है। बट लूका भी लाइक कि नहीं, मैं विश्वास नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ लक को ढूंढने, मैं स्कूल से अभी ला रहा हूँ उसे। एंड ये कहते ही वो जाने की कोशिश करता है, बट उसके पास एक बॉक्स आता है, पार्सल करने कोई आया था, एंड वो इंसान चला जाता है, सिग्नेचर भी नहीं लेता। और लूका एकदम सहमा खड़ा। एंड उसकी माँ कहती है ये क्या है, ये क्या रखे गए हो तुम, क्योंकि वो पार्सल वाला बॉय लग नहीं रहा होता है। बट वो बॉक्स को देखना चाहती थी। लूका कहता है मत खोलिए, रहने दीजिए। बट उसकी माँ बोलती है डरने की कोई बात नहीं है, मैं अभी खोलती हूँ। एंड ये कहते ही वो जैसे ही वो बॉक्स को खोलती है, उसके अंदर स्कूल ड्रेस था लक का, जिसमें उसका बैज भी लगा हुआ था, एंड उसमें ब्लड था। एंड यस, ये कोई फेक ब्लड नहीं है, ये रियल ब्लड है। एंड लूका तो डरता है, वहाँ पर उसकी माँ भी डर जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, उसका पति यहाँ पर नहीं है, बाहर गया है, उसका पूरा दिमाग घूम गया होता है। अभी जो उसकी माँ है उसकी वो ड्रेस को लेकर एकदम रोने जैसी हो गई होती है, वो रो रही होती है। एंड लूका भी कहता है मैंने कहा था ना, हमें पुलिस को जाना चाहिए, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। जो अपनी माँ होती है फिर बाद में वो भी जाती है, पुलिस से कंप्लेन करवाती है। यस, ये ब्लड रियल था, थ्रेटन पहले भी किया गया है, तो सर्चिंग स्टार्ट हो गई होती है, बिल्कुल नहीं रुका गया था। अभी बहुत टाइम हो गया होता है, बट लक मिल ही नहीं रही होती है किसी को। उस स्कूल में भी वो नहीं थी, एंड सबका था कि स्कूल से कहाँ गई, तुम्हें क्यों नहीं पता, एंड सब उसे ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि लक बड़ी नहीं है जिसे ऐसे ही जाने दिया। अरे में वैन को दिखाया जाता है जो एक जगह पे खड़ा था, एंड वो चलते चलते थक गया होता है, इसलिए बस वो खड़ा हो गया था। फिर बाद में बेंच में बैठ भी जाता है क्योंकि उसे बहुत चोट लगी हुई है, मार मतलब पीटा हुआ तो अब हर दिन रहता ही है। एंड पीछे से बात चल रही होती है, पता नहीं ये सबसे सेफ जगह थी, बिल्कुल क्राइम नहीं होता था, सब ठीक था, बट कॉटेज में आग लग गई, इतना सब हो गया, उस लड़की का रेप हो गया, और आज पता चल रहा है कि लग गायब है। वो जो बाहर से वो लड़की नहीं आई थी, वो औरत, वो लूका की माँ, क्या नाम है मुझे तो पता ही नहीं,
जो एनिमेशन करता है वो हम स्कूल में नहीं पढ़ता, उसकी छोटी बहन लक गायब है, बॉक्स मिला है खून का। एंड वैन ये सुनकर हैरान, क्योंकि लक छोटी है, उसने उसको जाना है एंड वही थी जिसकी वजह से वैन स्वीटली थोड़ा जाओ से बात भी कर रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आता है, उसका ऐसे पूरा ऊपर से ना आसमान हट गया हो, उसे ऐसा लग रहा होता है और वो जाने लगता है अपने लूका के साइड। वो लूका के पास भी जाता है तो देखता है कि पूरे घर में भीड़ लगी हुई है, माँ रो रही है, भाई की भी हालत ख़राब ही है। वह अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था, बट उसे नाइट का ना वो याद आ रहा होता है, वो बातें उसे याद आ रही थी जो टेप रिकॉर्डिंग में हुआ था। और वो बस ऐसे स्ट्रेट खड़ा था, क्या ये उसकी वजह से हुआ है? बट तभी भीड़ में छोटी सी बच्ची आती है जो हमारी लक ही थी, एंड लक का ड्रेस चेंज था। लूका की माँ फटाफट लक को हक कर लेती है एंड कहती है, कहाँ थे बेटा, कहाँ थे तुम? जो लक होती है ना, वो कहती है कि उसे कुछ याद ही नहीं है, वो वॉशरूम में गई थी एंड उसे कुछ धुआं आ रहा था, उसके बाद उसे कोई सेंस ही नहीं है कि क्या कैसे हुआ, ड्रेस कैसे चेंज हुआ, उसे कुछ नहीं पता। एंड फिर बाद में अपने लक को हॉस्पिटल ले जाते हैं चेक करवाने के लिए कि क्या हुआ है उसके साथ, क्या नहीं हुआ है, कहीं इसका रेप तो नहीं किया गया है, क्योंकि लक छोटी है बट स्टिल कमीने लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो उसको ले गए होते हैं ये जानने के लिए कि वो सेफ़ है या फिर नहीं, बट उसको कुछ भी नहीं हुआ था। इवन उसको ड्रग्स एंड ऑल दैट कुछ नहीं, यस सूंघा कर उसे बेहोश ज़रूर करवाया गया था, जिस वजह से वो इतने देर तक बेहोश थी। अदरवाइज़ उसके साथ ना ज़ोर ज़बरदस्ती ना ही कुछ भी ऐसा गलत नहीं हुआ था, सेफली थी वो। एंड लूका इस बात से खुश था बट वो डरा हुआ था, एंड वो अपनी मदर से कहता है कि हमें हमें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए माँ, हमें चले जाना चाहिए। एंड उसकी माँ भी ये बात सोचने लगती है। उसके पापा को जैसे ये बात पता चली थी, लाइक लूका के पापा को, तो वो आने के लिए रेडी हो ही गया था एंड वो आ ही रहा था, बट उससे पहले अपनी जो लक थी वो आ गई होती है। वैन केसिंग अब स्ट्रेट चल रहा होता है, वो मिल ही नहीं पाया था लूका से क्योंकि लक आ गई थी, तो वो चल रहा होता है एंड एक इंसान उसे धक्का देता है और उसके हाथ में कुछ थमा के चला जाता है। वैन उसे पकड़ भी नहीं पाता क्योंकि वो सडनली किसी के बाइक पे बैठ गया था। एंड वैन केसिंग के हाथ में एक चीज़ था और वो उसे कान में लगाता है। ये था एक एयरबड जो बहुत छोटा था, एंड वैन ने उसे कान में लगा लिया था और उससे अंदर से आवाज़ आती है जो कहती है, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, ये तो शुरुआत है मेरे प्यारे ओमेगा, तुम्हारे अल्फ़ा ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रखा है। एंड ये कौन होगा? यस, ये जाओजिंग था। जो वैन होता है वो कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही एक बच्ची के साथ ऐसा करते हुए? जाओजिंग कहता है, मैंने मैंने क्या किया? मैं तो बस उसको ले गया, उसे दिन भर सुलाए रखा, बस उसके कपड़ों में खून छिड़क के दे दिया, वो खून उसका थोड़ा है। पर हाँ, तुम्हारे किसी अपनों का तो वो खून है, शायद डीएनए चेक नहीं हुआ है ना, जब चेक होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। पर क्या तुम्हें जानना नहीं है कि वो खून किसका है? जो वैन होता है वो कहता है, तुम चाहते क्या हो? जाजिन कहता है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं तो अपने ओमेगा से प्यार करता हूँ, इसलिए इतना कुछ कर रहा हूँ, मेरे प्यार तुम्हें हजम नहीं आ रहा? जो वैन होता है वो कहता है, कमीने तू मरेगा और तेरा भाई भी मरेगा। बस, क्या सुनना है जाओजिंग को, उसका भाई मरेगा। वो जो जाओजिंग होता है उसे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि अभी वो जो स्टेप बाद के लिए रखा था ना वो अभी कर दे, उससे ऐसा फील हो रहा था, बट नहीं, वो वैन को तड़पाएगा तो ज़रूर। जाओजिंग जो होता है वो कहता है, ये बात याद रखना कि मैं मरूँगा और मेरा भाई भी, पर ये भी बात याद रखना कि मैं तुम्हारे पूरे ख़ानदान को लेकर मरूँगा। ओप्स, जो तुम्हारा है ही नहीं। ठीक है, फिर मिलते हैं वैन, कान से निकाल देना क्योंकि ब्लास्ट तो ये भी होगा। वैन गेजिंग ना उसको कान से निकाल देता है क्योंकि कल जो हुआ था उसके बाद से तो वो बिलीव कर सकता है, वो लिटरली में ब्लास्ट हो गया था। जो अपना वैन होता है वो अजीब सा फेस बनाता है और जाओजिंग तो गुस्से में था ही। वैन अब सोच में पड़ जाता है कि ये ब्लड किसका है, किसी अपने का ब्लड है, बट वो अपना है कौन? वैन गेजिंग ना फिर बाद में प्रिंस के घर जाता है क्योंकि उसका अपना वही है, वो मानता है,
बट जो प्रिंस की मदर होती है गोए, वो कहती है कि वो घर पे नहीं है, वो अपने फादर के साथ गया है और वो अभी ही थोड़ी देर पहले गया है। तो वैन को लगता है कि हाँ तब तो प्रिंस ठीक होगा, क्योंकि ये तो चीज़ बहुत पहले हो गई है ना, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। बट गोए उसे रोकते हुए कहती है, वैन बेटा अंदर आओ, कुछ खा के जाओ। बट वैन कुछ नहीं कहता है एंड वहाँ से जाने लगता है। गोए हाथ पकड़ लेती है अपना ही एंड कहती है, खास वैन पहले जैसा ठीक हो जाए, हे भगवान उसके लाइफ में सब सही कर दो। वैन केसिंग ना फिर बाद में जाओ जिसू के पास जाता है और जाओ जिसू भी पिटा हुआ था और वैन उसे दूर से ही देख रहा था। वैन समझ जाता है कि हाँ मारू का भाई है तो बड़ी तो उसने जाओ जिसू को भी मारा है, तो अब ये डरने की बात ज़रूर है। वैन केसिंग फिर बाद में अपनी माँ को भी चेक करता है और तमाई को भी चेक करता है। बट यस रीम को उसने चेक नहीं किया था, बट क्योंकि उसका ऐसा है ना कि रीम तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलती है, तो उसका कोई क्या ही बिगाड़ेगा, वो तो बाहर ही नहीं जाती। और उसके दिमाग में ना बिल्कुल ये नहीं आया था कि हो सकता है कि पिटा हैनिंग भी हो, काउवेनिंग भी हो, कीरा वास्को, रुयू एंड ऑल दैट, उसको ये कोई दिमाग में ही नहीं आया था क्योंकि उसके लिए वो क्लोज ही नहीं था। जाओ जिसू का ये है कि सब जानते हैं कि वो उसका बचपन का दोस्त है, अभी भले दुश्मनी हुई है बट वो बचपन का दोस्त है, तो जाओ को टारगेट कर सकते हैं। बट उसे समझ में नहीं आया था कि बाकियों को भी टारगेट कर सकते हैं, तो वो बैठा हुआ था। बट वो सोच रहा होता है कि वो ब्लड था किसका तब। अभी जो अपना वैन है ना वो ऐसे ही बैठा हुआ था और नीचे से आवाज़ आने लगती है। वैन केसिंग नीचे की तरफ देखता है तो देखता है कि वहाँ पर अपनी माइक की माँ है एंड वो अपने गुवो से पूछ रही होती है कि आप माइक वैन से मिलने आया। और गुवो कहती है नहीं, क्या हुआ। और उसकी माँ कहती है कि नहीं, कल से माइक घर नहीं आया है, बस इसलिए। वैन सोच में पड़ जाता है कि क्या माइक को टारगेट किया गया है। वैन को सच्ची में कुछ समझ में नहीं आता। उसकी माँ तो फिर चली जाती है एंड वो भी बहुत ज़्यादा शांत हो गई थी। फिर बाद में थोड़ी देर बाद वैन केसिंग भी घर से निकल जाता है एंड माइक को ढूंढने लगता है। उसे लगता है कि ये ब्लड माइक का होगा, बट माइक उसे कहीं मिलता ही नहीं है और अब उसे लिटिल बिट टेंशन होने लग गई थी। वैन केसिंग ढूंढने के चक्कर में ना बहुत सारी जगह जा रहा था और उसे बहुत चीज़ें पता भी चल रही थी एंड वो पता ये चल रही थी कि आज रूयो स्कूल नहीं आया है एंड उससे मार पड़ी है। आज पूरे समय प्रिंसिपल ली अजीब सा फेस बनाए हुए थे और गुस्से में लग रहे होते हैं एंड अपना कावेनिंग वो भी नहीं आया है। और फिर बाद में अपना जो हैनिंग है वो अपने अंकल के पास गया है क्योंकि उसके अंकल को मार पड़ी और हैनिंग बहुत घबराया हुआ था, तो वो उनसे मिलने गया है। वैन हैरान था कि ये लोग इन्वॉल्व कहाँ करते हैं उसमें, वो उसके फ्रेंड लिस्ट में कब से आने लग गए। और वो रियलाइज़ करता है कि कल जो फाइट हुई थी ना वो यही देखने के लिए हुई थी कि उसका कौन अपना है और कौन पराया, और जो जो वहाँ पर आया है उसको टारगेट किया गया है। और वैन इस बात से एकदम रिलैक्स हो जाता है कि प्रिंस को अब टारगेट नहीं करेंगे क्योंकि प्रिंस तो कल आया ही नहीं था और उसे ये नहीं पता है कि जाओ जिंग है इसके पीछे। और जाओ जिंग जानता है कि वो उसका अच्छा दोस्त है। वैन को लग रहा है कि हाँ मारू का भाई होगा, जो जो कल दिखे हैं उसको ही वो टारगेट कर रहा है, जिसने उससे बचाया। और लूका भी इन्वॉल्व हो ही गया था, तो वो प्रिंस के लिए तो एकदम काम हो चुका था, बट वो बाकियों के बारे में सोच रहा था। फिर जो वैन होता है ना वो घर चला जाता है एंड जो तमाई थी वो गुवो से बात कर रही थी कि जाओ जिसको कहा है कि वो गिर गया था बट उसे लगता है कि उसे मारा गया है एंड ये हो सकता है क्योंकि जो कल धमकी मिली थी गुवो ने तो बताया ही था ना। एंड गुवो फिर बाद में हाँ में सिर हिलाती है। तमाई कहती है कि रीम कहाँ पर है, तुम उसे क्यों जाने दे रही हो, उससे तो कम से कम घर में रखो। बट जो अपनी गुवो होती है वो कहती है उसे जहाँ जाना है वहाँ जाने दो, मैं उससे रोकने वाली कोई नहीं होती। तमाई कहती है तुम कुछ ज़्यादा ही अजीब नहीं हो रही हो, क्यों क्यों गुवो, तुम्हें कंट्रोल करना चाहिए, समझ गई। जो गुवो होती है वो उसकी तरफ देखते हुए कहती है क्या कंट्रोल किया जा सकता है, एक काम करो तुम कंट्रोल करके बता, लिखा हुआ कौन बदल सकता है। जो तमाई होती है वो कहती है गुवो तुम एकदम फ्री हो गई हो, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, हम कर सकते हैं।
जो अपनी गुवो होती है वो कहती है कर सकते हैं, कर सकते हैं। एंड वो थोड़ी सी अजीब सी हो गई है। अपनी रीम भी घर पे नहीं है, वो कहीं गई है। एंड गुवो ने उसे रोका ही नहीं। तमाई कहना चाहती है कि वो अपने बच्चों को कंट्रोल लगाए ताकि उन पे कुछ बुरा ना हो, बट गुवो का ये कहना है कि जो वो इंसान है ना, उसे ऐसा फील हो रहा है अगर हम अपने बच्चों पे भी कंट्रोल लगा देंगे ना तो वो घर पे आकर उनको मार के जाएगा। तो अगर वो भी कंट्रोल करेंगे, उन्हें अपने पल्लू में संभाल के रखेंगे, तो अगर उनको कुछ हो गया तो उनके बेटे तो कुछ हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। तो वो चाहती है कि उसके बच्चे फ्री रहें, सीखें, ताकि वो फाइट बैक कर सके। गुवो और रेम की सोच अलग है एंड वो कुछ ऐसी चीज़ों से गुजरे हैं जिस वजह से उनकी सोच ऐसी है, और ये तो आपको आगे ज़रूर पता चलेगा। अभी जो अपना अवन है, उसे तो बिल्कुल रीम का अंदाज़ा ही नहीं था कि रीम घर पे नहीं है। और रीम फिर बाद में घर पर आती है और वैन को तो पता ही नहीं था वो कब आ रही है कब जा रही है। गुवो बस उससे देखती है कि उसे चोट तो नहीं लगा है, वो ठीक है ना। एंड रीम ठीक लग रही थी, खुश लग रही थी। गुवो के लिए यही काफ़ी था। तमाई हैरान थी कि रीम खुश क्यों है, क्योंकि इन दिनों वो खुश नहीं थी। बट गुवो वो अपनी बेटी को ऐसी हालत में देख चुकी है ना कि उसकी खुशी उसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो उसे उसके कमरे में बिना कुछ बोले जाने देती है। दोनों ही बच्चे अपनी माँ पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, जैसे वो अपने ही चीज़ों में इतने गुस्से पड़े हैं कि वो अपनी माँ पे देख नहीं रहे हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है। अभी ना उन दोनों को ही कॉल करके बुलाया जाता है, और ये जो था वो प्रिंसिपल ली ने उन्हें बुलाया था, उनको कुछ बात करना था। एंड जब वो बात करके घर आते हैं ना तो वो एकदम फ़कअप हो गए थे। जो अपनी तमाई होती है वो कहती है अब मेरे से नहीं होगा, मैं जा रही हूँ। जो अपनी गुवो होती है वो कहती है कहाँ। तमाई बोलती है हमारे पास ऑप्शन है, हम बचा सकते हैं अपने बच्चों को, सबको। जो अपनी गुवो होती है वो कहती है क्या वो हेल्प करेंगे। तमाई कहती है वचन दिया था, और तुम्हें अगर विश्वास नहीं तो वैन को वो लॉकेट क्यों दे रखा है। जो अपनी गुवो होती है वो कहती है कहाँ ढूंढेंगे। जो अपनी तमाई होती है वो कहती है बताया था ना उसने। वो कहती है जगह चेंज हो गया हो तो। हाँ। जो अपनी तमाई होती है वो बोलती है मैं ट्राई करूँगी, मैं आज नाइट को ही जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, जब तक मैं ना आऊँ तब तक अपने बच्चों को घर में रखना, बाहर मत जाने देना, उनको सीरियस हो जाओ। हम उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के चक्कर में उनको पीस देंगे बीच में। जो वो होती है वो रो रही थी एंड उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो बोलती है क्या वो मेरे रुकने से रुक जाएंगे तमाई। जो तमाई होती है वो कहती है अगर नहीं रुके तो 10-20 थप्पड़ मार देना, पर तुम उन्हें जाने नहीं दोगे, जाओ जीसू भी तुम्हारे साथ रहेगा, मैं जा रही हूँ, मैं अभी जा रही हूँ। एंड ये कहते ही वो अपने घर जाने लगती है। एंड जो गो थी वो ऐसे ही बैठी हुई थी। रीम क्या बोल रही हूँ, उसकी आंखों में आंसू था तमाई के। जाओ जिसू जैसे ही देखता है वो पूछने लगता है कि क्या हो मम्मी, रो क्यों रहे हो, कुछ हुआ है क्या। जो तमाई होती है वो जाओ को पकड़ती है एंड कहती है जाओ जिसू मैं भी कहीं जा रही हूँ, जब तक मैं ना आऊँ तुम्हें गुवो के साथ रहना है, उन्हें संभालना है, बहन को कहीं जाने नहीं देना है, रीम को भी घर में रखना है। जाओ कहता है पर क्या हुआ मम्मी। जो अपनी तमाई होती है वो कहती है तुम्हें स्ट्रांग बनना है जाओ, मैं जल्दी आऊँगी, आज सब सही हो जाएगा। जाओ को तो समझ में नहीं आया था और तमाई उसे हक करती है और वो जाती है। एंड जैसे वैन के गले में एक लॉकेट है ना, उसके पास भी सेम लॉकेट है। वो लॉकेट उठाती है एंड चली जाती है स्टेशन की तरफ और जाओ जिसू को गुवो के घर शिफ्ट कर देती है। जाओ जिसू घर तो आ गया था उनके, बट उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो वहाँ पर रह के करेगा भी क्या। अभी जो अपनी गुवो थी वो तो बैठी हुई थी, नाइट तो हो गया था। जाओ कहता है मैं लाइट चालू कर दूँ, क्योंकि वहाँ पे इतनी कम रोशनी थी ना कि पूछो ही मत। जो इतनी ज़्यादा पूरी लाइट भर के रखती थी, आज उसके घर में रोशनी ही नहीं है। गुवो कहती है चालू करना है तो कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊँ। जाओ कहता है मैं बना देता हूँ। जो अपनी गुवो होती है वो कहती है तुम क्यों बनाओगे, मैं बना देती हूँ। एंड ये कहते ही वो किचन में खाना बनाने लगती है, बट उसकी हालत बहुत ख़राब लग रही होती है। जो साजिशो होता है वो देखता है कि घर में कितना ज़्यादा सन्नाटा है, कुछ कुछ भी नहीं है यार, इतना सन्नाटा क्यों है वहाँ पर। चहल पहल करने वाला घर था और आज अचानक से इतनी शांति। अभी गुओ को दिखाया जाता है जो खाना बना के टेबल पे रख दी होती है। जाओ कहता है
वैन और रीम दीदी नहीं आएंगे। जो गुबू होती है वो कहती है वो नहीं आते हैं, तुम खा लो। अभी जो अपना जाओ होता है वो निवाला लिया था एंड वो कहता है आप नहीं खाएंगे। गुबू कहती है भूख नहीं है, तुम खा लो। उसके फेस पे स्माइल थी बट वो रो रही थी, बाल तो बिखरा हुआ ही था और पीछे से हल्का सा बांध दिया था बस। जब ना जाओ जैसे होता है वो कैसे खाया उसे समझ में नहीं आता है। वो गुबू को एक और खिलाता है एंड कहता है मम्मी ने कहा है कि वो सब सही कर देगी, अब रोइए मत, सब सही हो जाएगा, मैं हूँ ना आपके साथ, मैं आपके साथ ही रहूँगा। जो गुबू होती है वो रोने लगती है, जाओ को हग कर लेती है एंड जो जाओ जैसे होता है वो कहता है मैं सब सही करने की कोशिश करूँगा। जो गुबू होती है वो बस स्माइल कर रही होती है। फिर बाद में एंड जाओ जैसे उसे खिलाता है और वो खा भी लेती है और बोलती है बहुत डिलीशियस है, बहुत ज़्यादा। जब ना गुबू होती है वो बस रो ही जा रही है कंटिन्यू, वो रोना नहीं चाहती है, वो अपने फेस पे स्माइल रखी पड़ी है पर जो सिचुएशन है ना वो संभाले नहीं समझती है। एंड जाओ जैसे बस ऐसे ही देखता रह जाता है। अभी थोड़ी देर बाद जो अपनी रीम होती है वो कमरे से बाहर निकलती है एंड जाओ कहता है रीम दीदी खाना खा लीजिए। जो रीम होती है वो बट बहुत गुस्से में लग रही थी, बहुत अजीब से मूड में थी एंड जैसे कि जो उसके सामने बैठा है ना उन दोनों को वो दुश्मन मान रही थी, ऐसा लुक दे रही थी। गुबो कहती है क्या हुआ रीम। जो रीम होती है वो कहती है कुछ नहीं हुआ, आपको क्या ही फ़र्क पड़ता है, मेरे से तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता ना, बोल दीजिए जितना कड़वा बोलना है। एंड गुबो ने कब रीम को कड़वा बोला, इतना कुछ होने के बाद भी वो उसको कुछ नहीं बोलती है। रीम जाने लगती है, जाओ रोकने की कोशिश करता है, गुओ भी बहुत रोकने की कोशिश करती है बट वो रुकता नहीं है। वैन बहुत गहरी नींद में था इसलिए उसको वो सब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था एंड अब उसको नींद में ना बहुत अजीबोगरीब सपना आने लगता है, जैसे उसकी आंखों के सामने सब धीरे धीरे मर रहे हैं और वो जो आवाज़ है जो उसको सुनाई देती है जाओ जिंग की, बस उसे वो आवाज़ सुनाई दे रही है, उसकी वो लाफ्टर उसे सुनाई दे रही है, वो मेगा वो फालतू की बातें उसकी, और वो बहुत सहम के उठ जाता है। पर तब तक तो रीम चली गई थी। जाओ उससे बाहर जाने के लिए मतलब बाहर गया था उसे रोकने के लिए बट रीम रुकी ही नहीं थी। गो भी उसे ढूंढने की कोशिश की होती है बट वो मिली नहीं थी, तो वो कुछ भी नहीं कह पाती है। अभी जब नेक्स्ट डे होता है ना तो मॉर्निंग में रिम घर आ गई थी, जिस बात को गुवो को तसल्ली थी कि उसकी बेटी चलो घर तो आ गई, अभी भी अजीब सा फेस बनाई हुई है बट वो सही है, वो सेफ़ है, उसे कुछ नहीं हुआ है, उसको उस बात की ही खुशी थी। बट रिम गेट बंद कर देती है, खोलती नहीं है, किसी से कुछ बोलती नहीं है। जाओ जिसू को गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि यहाँ पे गुवो की इतनी गंदी हालत है ना, साला रीम को फ़र्क पड़ रहा है ना ही वैन को फ़र्क पड़ रहा है, उसका दिमाग ख़राब हो रहा है कि कैसे बच्चे हैं यार। जो वैन होता है वो स्कूल जाने के लिए फिर से रेडी हो जाता है जाओ जैसो इतना अजीब हो गया था ना कि गुवो तो कुछ नहीं कहती है, वो शांति थी जैसे वो हमेशा रहती है, बट जाओ वो कहता है तुम पागल हो चुके हो क्या। जो वैन होता है वो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जाओ बोलता है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं कल से हूँ यहाँ पर, तुम्हें कैसे पता चलेगा, कमरे से बाहर निकलो तब ना, स्कूल क्यों जाते हो तुम, आधा स्कूल तो तुम छोड़ ही देते हो, तो क्यों सिर्फ अटेंडेंस लगा रहे हो, अपनी माँ को बताना चाहते हो कि तुम स्कूल जा रहे हो, पर तुम्हारी माँ भी जानती है कि तुम क्या कर रहे हो। जो वैन होता है वो कहता है क्या कर रहा हूँ मैं। जो जाजसू होता है वो कहता है मैं नहीं समझता कि तुम क्या कर रहे हो, पर तुम खुद को मुसीबत में डालते रहते हो। रीम अलग बह रही है, तुम अलग बह रहे हो, इधर गुवो, गुवो मम्मी का क्या, उनकी हालत देखो कैसी हो गई है, वो कैसी थी। इस घर में लाइट लगा करता था, चमकता था ये घर, इतने दिनों से घर में लाइट नहीं लगा है, तुम्हें कोई फ़र्क भी पड़ रहा है वैन। जो वैन होता है वो कहता है अपना मुंह बंद रखो। जो साजिश होता है वो कहता है क्यों रखूँ मैं बंद, क्यों रखूँ मैं, तुम लोगों को हो क्या गया है, बोलो। जो वैन होता है वो कहता है तुम्हें बिल्कुल भी फ़र्क पड़ता है साहब, लोगों के साथ क्या हुआ, बिल्कुल भी फ़र्क पड़ता है। एंड जाओ एकदम शांत हो जाता है और फिर कहता है पड़ता है फ़र्क, तो क्या मैं तुम जैसा बन जाऊँ। जो अपना वैन होता है वो कहता है तुम मेरे जैसा बन भी नहीं सकते। जो जाओ जैसा होता है वो कहता है बनना भी नहीं चाहता तुम जैसा, बिल्कुल नहीं। जो वैन होता है वो कहता है तो मत बनो, जाने दो। पर जाओ जैसा उसे रोक लेता है और कहता है तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना। जो वैन होता है वो कहता है तुम्हें मेरे से दिक्कत क्या है। जो जाओ जैसा होता है वो कहता है दिक्कत है तुम्हारा ये नकचढ़ा रवैया, माँ पे ध्यान दो, सब पे ध्यान दो, पागल मत हो जाओ, समझ गए।
जो अपना वैन होता है वो कहता है मैं सब पे ध्यान दूँ, बट लोगों के साथ जिसने जो बुरा किया मैं उस पर ध्यान ना दूँ। कॉमन है ना, यहाँ पर आधे से ज़्यादा लड़कियाँ रेप करके मारी जाती है, कॉमन है। जो जहाजिसो होता है वो बोलता है मैंने इससे कॉमन नहीं कहा है। लोगों का बदला लेना अलग बात है, पर खुद को ही बदल देना अलग बात है। अभी वैन एंड जाओ के बीच में ना भसड़ होने लगती है, बहुत गंदी। एंड अब उठ जाता है जाओ का वैन पर हाथ। वैन भी नहीं रुकता एंड दोनों ही लड़ने लगते हैं, कपड़ा खींच रहे होते हैं, एक दूसरे का बहस कर रहे होते हैं। जो गुवो होती है उन दोनों को रोकती है, बट वो रुकते नहीं है। बट गुवो फ्रस्ट्रेट होकर कहती है रुक जाओ, रुक जाओ, जाओ जाने दो वैन को, तुम्हें भी स्कूल जाना होगा, स्टडी पे ध्यान दो। वैन जाओ, तुम जाओ। जो वैन होता है वो कहता है मॉ। जो गुवो होती है वो कहती है प्लीज़ जाओ। एंड जो वैन होता है फिर गुस्से में जाने लगता है। जाओ कहता है कि आप उसे क्यों जाने दे रहे हैं। जो गुवो होती है वो कहती है क्योंकि मतलब नहीं है जाओ, कोई मतलब नहीं है, कोई भी नहीं, मैं तुम्हारे लिए टिफ़िन पैक कर देती हूँ, तुम स्कूल जाओ। जो अपना जाओ होता है वो कहता है मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं आपके साथ रहूँगा। गुवो कहती है अपनी स्टडी ख़राब मत करो। वैन कहता है फ़र्क नहीं पड़ता, एक दिन का ही ख़राब होगा, मैं आपके साथ रुकना चाहता हूँ। जो अपनी गुवो होती है वो जाओ को देखने लगती है। जाओ बस रुकना चाहता था अपने गुवो के साथ, एंड गुवो भी फिर कुछ कहते नहीं है। एंड वैन गुस्से में जा रहा होता है और वो बस चाहता था कि जाओ उसके कमरे से निकल जाए, उसके घर से निकल जाए, क्योंकि जो चल रहा है उसके अनुसार जाओ का रहना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। और वो किसी से भी हमदर्दी नहीं दिखाना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि मारू का भाई उस पर नज़र रख रहा है, किसी से भी क्लोज़ हुआ घोंप दिया जाएगा। इसलिए वो अपनी पूरी फैमिली एंड ऑल दैट से जानबूझ के झगड़ा करना चाहता है, जानबूझ के क्लेश करना चाहता है कि सब उससे दूर हो जाए। एंड जब सब उससे दूर हो जाएंगे तो उसको भी लगेगा कि यार इस लड़के को तो किसी से फ़र्क भी नहीं है। बट ये स्ट्रैटेजी वैन की बहुत ही ज़्यादा वीक है, क्योंकि जाओजिंग ने पहले ही मार्क कर दिया है और वो अपनी मार्किंग छोड़ेगा नहीं। वैन केसिंग जब अब स्कूल की तरफ गया ही नहीं होता है, वो हमेशा नाटक करता है ना स्कूल में जाकर बैठ कर अटेंडेंस लगाना, वो गया नहीं होता है। बैग को एक जगह पर रख कर वो कहीं और जाने लगता है। एंड जब वो वहाँ पे जाता है ना, वहाँ पे तो वो देखता है अपने माइक को। एंड माइक को देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान था, क्योंकि माइक एकदम सही था, उसे कुछ नहीं हुआ था। यस वो रोया हुआ थका हुआ लग रहा था, बट उसे चोट नहीं लगा है। लास्ट इंसान यही था जिसका ब्लड हो सकता है, और ये वो भी नहीं। तो आखिरकार वो ब्लड था किसका? उसे लग रहा होता है कि वो जो इंसान है ना, बस उसे डराया है ये कह के कि वो किसी अपने का ब्लड है, बट ऐसा कोई अपना है नहीं। जो अपना वैन होता है वो माइक के पास जाता है और कहता है तुम घर क्यों नहीं आए। माइक कहता है तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। वैन कहता है तुम्हारी माँ टेंशन में है। माइक कहता है पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो तुम्हें भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वैन कहता है पर तुम्हें हुआ क्या है। माइक कहता है मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है। वैन उसे रोकना नहीं चाहता था, क्योंकि वो किसी के क्लोज़ नहीं दिखना चाहता था, तो वो वहाँ से जाने लगता है। बट यस वो मैसेज छोड़ देता है कि उसने मारू को यहाँ पर, सॉरी मारू क्या, माइक को यहाँ पर देखा था। एंड उसकी मम्मी वो मैसेज सीन भी कर लेती है एंड उसे ढूंढने के लिए आने भी लगती है। वैन केसिंग बहुत दूर दूर से उसका पीछा कर रहा था एंड उसकी माँ को उसका सही एड्रेस बता देता है एंड उसकी माँ आ भी जाती है। वो माइक को ले जाना चाहती थी, बट माइक जाना नहीं चाहता था। वैन केसिंग वहाँ से जाना चाहता था, पर पता नहीं क्यों वो वहाँ से नहीं जा पा रहा था। एंड ये रोड वाली जगह थी, तो सब देख रहे होते हैं, सब हैरान थे कि चल क्या रहा है। माइक की माँ कहती है प्लीज़ चलो ना बेटा घर। माइक कहता है नहीं जाना मुझे, बिल्कुल नहीं जाना। उसकी माँ बहुत रिक्वेस्ट कर रही होती है, बट माइक उस बात से गुस्सा थी कि क्यों नहीं बताया। एंड वो कह भी देता है उस दगाबाज के बनाए हुए घर पे जाऊँ, बिल्कुल नहीं। मैं अपने बाप के बारे में वैसे भी कभी नहीं कह पाता था, वो शहीद थे फिर भी, पर अब तो वो शहीद भी नहीं है, एक क्रिमिनल है वो। जो उसकी माँ होती है वो कहती है प्लीज़ बेटा भूल जाओ। जो मारू होता है वो कहता है आपको सब ये इतना आसान क्यों लग रहा है, कहीं आप भी तो उनके साथ नहीं, क्या आप भी तो इस देश को दगा नहीं दे रही है ना। एंड मारू गुस्से में था, इसलिए अपनी माँ को कुछ ना कुछ कह रहा होता है एंड उसकी माँ बस सुन रही होती है, क्योंकि वो जानती है कि मारू अभी किसी सिचुएशन में है। वो पहले भी अपनी फादर के बारे में कह नहीं पाता था, वो हमेशा इन सब चीज़ों से डिप्रेस रहा है, और अब अचानक से उसे पता चल जाए कि उसका बाप शहीद नहीं है, वो
देशद्रोही है तो वो अजीब तो होगा ही। पर स्टिल उसकी माँ बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी, उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाना चाहती थी। बट जो अपना माइक होता है ना, वो अपनी माँ को हल्का सा धक्का दे देता है, और ये जो जगह थी ना वो रोड की थी, तो उसकी माँ का एक्सीडेंट हो जाता है। माइक एकदम हैरान हो गया था, वैन भी एकदम हैरान हो गया था। अभी ना पूरी भीड़ लग जाती है, लाइक भीड़ तो पहले भी थी लड़ाई को देखकर, पर अब तो एक्सीडेंट हो चुका है ना, सबका कैमरा चालू हो गया होता है। माइक एकदम एकदम बहुत ज़्यादा लाचारा हो गया था। वो बोल रहा था कि एम्बुलेंस को बुलाओ, बट कोई कॉल नहीं कर रहा था। बट एक पर्सन उसे छोड़ता है हॉस्पिटल तक, एंड उसकी माँ अपनी वो लास्ट सेंटेंस जो होती है ना, उसमें भी बस उसको सॉरी ही कह रही थी। एंड माइक कहता है, नहीं माँ मेरी गलती थी, मैं पागल हो गया था, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। एंड वो बहुत सॉरी सॉरी कह रहा था, एंड उसकी माँ बस वो उससे सॉरी कह रही थी। दोनों का यही चल रहा था। वैन केसिंग तो वहीं पे खड़ा रह गया था। फिर बाद में जब उसे रियलाइज़ होता है तो वो हॉस्पिटल की तरफ जाने की कोशिश करता है जो पास में था, क्योंकि उसे लगता है कि उसे पास वाले हॉस्पिटल में ही डाला गया होगा। एंड ये सही था, वो पास वाले हॉस्पिटल में ही थे। जो अपना माइक था वो एकदम ऐसे पागलों की तरह बैठा हुआ था। अंदर से डॉक्टर आते हैं और उसका फेस ना नीचे ही था। माइक ना में सिर हिलाने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि कोई बुरी खबर ही आने वाली है। एंड यस, जो माइक की माँ थी ना, वो नहीं बची, वो मर गई थी। एंड माइक सारी गलती अपनी मान रहा था, अपनी। एंड वैन एकदम वहीं पर खड़ा हो गया था। जो अपना माइक होता है ना, वो बस बस नीचे गिर गया था, रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, मम्मी कह रहा होता है। बट कोई फ़ायदा है, अब वो नहीं सुनेगी उसकी माँ। जब सुनना चाहिए था तब तुम गुस्से में थे, और अब तुम ज़िंदगी भर गुस्सा ही करते रह जाओगे, और कुछ अब फ़ायदा नहीं होने वाला है। अभी हमें काफ़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वैन केसिंग जब जा रहा होता है तो उसे फिर से एक एयरबड मिलता है। वैन ना उसे कान में लगा लेता है। जाओचिंग कहता है, ओह मेरे प्यारे ओमेगा, कैसे हो तुम। जो अपना वैन होता है वो कहता है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। जो जाओचिंग होता है वो कहता है, कैसी हिम्मत, मैंने क्या किया। वो तुम्हें लगता है कि माइक की माँ को मैंने मरवाया है। बिल्कुल नहीं यार, मतलब मैं करना चाहता था, बट ये मैंने किया नहीं है। ये क्रेडिट मेरी ही नहीं हो पाई, ये तो किस्मत की क्रेडिट है। जो हो गई। जो अपना वैन होता है वो कहता है, कमीने। जो अपना जाओचिंग होता है वो कहता है, बोलो ना, बोलो ना मेरे प्यारे ओमेगा, तुम्हें क्या चाहिए अपने प्यारे अल्फा से। तुम्हारा अल्फा रच है, जो मांगो वो दे देगा। किसी का जान, किसी की पूरी खुशियाँ तुम्हें दे देगा। बोलो क्या चाहिए। जो अपना वैन होता है वो कहता है, तो एक नंबर का मादरचोद इंसान है। जो साजिंग होता है वो कहता है, हाँ तूने मेरी माँ के साथ फक करते हुए मुझे कब देख लिया। शायद मैं तेरा भाई हूँ और वो तेरी माँ थी। जब ना वैन होता है, वो बस इतना मन कर रहा था कि उसका गला चौक कर दे, पर जाओजिंग बात को इंटरप्ट करते हुए कहता है, वैसे तेरी माँ है कौन, तुझे पता भी है। जो अपना वैन होता है वो कहता है, अपना कटर वाला मुंह बंद रख। तूने कहा था कि लग के जो यूनिफॉर्म में खून था वो मेरे किसी अपने का है। किसका है वो। जाओजिंग कहता है, तुझे अभी तक नहीं पता चला। जो अपना वैन होता है वो कहता है, तूने उनको मार्किंग किया है ना, जो उस दिन मुझे बचाने आए थे, पर वो मेरे कुछ नहीं लगते हैं। जाओजिंग बोलता है, हो तो बेकार में पिस रहे हैं, पर कोई बात नहीं, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने रख लिया है मार्किंग। और वैसे मैं झूठ नहीं कहता, वो खून तेरे अपने का ही था। जो अपना वैन होता है वो कहता है, दिखा क्यों नहीं, कौन है वो, बता, अगर इतना ही मेरा वो अपनों का खून है तो। जब अपना जाबजिंग होता है वो कहता है, अरे तेरी बहन का है। जो अपना वैन होता है वो कहता है, रीम घर से बाहर ही नहीं निकलती, तो ये क्या बकवास है, मेरी बहन का है। जब अपना जाओजिंग होता है वो कहता है, ये किसने कहा कि रीम तेरी बहन है। जब अपना जाओजिंग होता है वो जैसे ही कहता है, वैन बोलता है, क्या मतलब तेरा। जाओजिंग बोलता है, ये मतलब कि रीम तेरी बहन नहीं है, और ना ही वो गुवो तेरी माँ है। तो उन्हें कचरे के डब्बे में मिला था और उसने उठा लिया। और ये मजाक की बात नहीं है, रीम और तू दोनों सगे नहीं हैं। और जाओ जिसू, वो भी सगा नहीं है अपनी माँ का। तुम सब सौतेले हो। दो औरतों ने तुम्हें गोद दिया है क्योंकि वो अकेली थी। तुम्हारी माँ के बारे में जाना है मैंने,
एंड यस ही इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वो बहुत इंटरेस्टिंग गर्ल है, आई लाइक इट। अगर वो मेरी एज की होती तो मैं लाइन मार देता, पर मेरी तो नज़र उनके बेटे पे है ना, सौतेला बेटा। मैंने अपना उसे ओमेगा बना लिया है, तो वहाँ पे कैसे ही नज़र डाल सकता हूँ? क्या है ना, मादरचोद नहीं होना मैं। जो अपना वैन होता है वो कहता है बिना सबूत के कुछ भी बक रहा है, तुझे पता है? जाओजिंग कहता है सबूत क्या दूँ मैं? तेरा डीएनए चेक करवा ले, तेरे बाप के बारे में तेरी माँ ने कभी बताया है? बताएगी भी कैसे, क्योंकि कोई बाप है ही नहीं। ठीक है, बाकी तुझे जो करना है कर ले, मैं तो बस तुझे तसल्ली देने आया था, ये बताने आया था कि अभी जो हुआ है वो मैंने नहीं किया है, तो तू मुझे क्रेडिट मत देना। अब जो होने वाला है ना वो मैं करूँगा, और बहुत मज़ा आने वाला है। इट बी अ फन सो मच। तो टेक केयर माय ओमेगा। एंड जाओजिंग तो अब कुछ नहीं बोलता है, और उसमें से ना थोड़ी अजीब सी गर्माहट आने लगती है, एंड वैन उसे हटाता है तो वो फिर से ब्लास्ट हो जाता है। वैन जाओजिंग के बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो सौतेला है। पर बात तो ये भी थी कि रीम ने कभी भी उसके बाप का फ़ोटो तक नहीं दिखाया है, कोई भी जिक्र भी नहीं। तो मानना थोड़ा लग रहा था कि हाँ हो सकता है, बट क्या वो बिलीव करे या फिर बिलीव ना करे, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। हमें जाओजिंग को दिखाया जाता है जो अपने भाई के पास बैठा हुआ था। जो रोंगशॉन होता है वो उधर आता है एंड उसे बताता है कि कुछ पॉलिटिक्स की चीज़ें हो गई है। जो उसके भाई है वो उस पर झूठे ब्लेम्स लगा रहे हैं, वो उनका पीआर है, क्योंकि इन दिनों आप दिख नहीं रहे हैं तो आपको कुछ करना पड़ेगा। जो अपना जाओजिंग होता है वो कहता है उन दोनों को चैन क्यों नहीं है? तुम्हें क्या लगता है मुझे उन्हें मार देना चाहिए? रोंगशॉन कहता है मैं मार दूँ। जाओजिंग कहता है नहीं, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको मारना। मैं कोई भी बर्स्ट नहीं चाहता हूँ, मुझे ये गद्दी चाहिए हमेशा के लिए, मैं उस थ्रोन पे बैठना चाहता हूँ, तो मुझे उन तीनों कमीनों को झेलना पड़ेगा। एंड ये कहते ही वो अपने भाई को हेड पे किस करके वहाँ से जाने लगता है। जो अपना वैन होता है वो घर जाता है, एंड जो जाजूसू था ना वो सो गया होता है क्योंकि नाइट तो हो ही गई थी। जो गुओ होती है वो कहती है तुम आ गए। जो वैन होता है वो कहता है क्या मैं सौतेला हूँ? गो बस देखती रह जाती है एंड बोलती है ये किसने बोला? जो अपना वैन होता है वो कहता है मतलब मैं हूँ। वो कहती है मुझे जवाब दो। अपना जो वैन होता है वो कहता है जो उस दिन रिकॉर्डिंग भेजा था वही इंसान। वो कहती है उसने और कुछ बताया मेरे बारे में? जो अपना वैन होता है वो नाम से रिलाता है। वो कहती है वैन भले तुम मेरे बच्चे ना हो पर मैंने तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार किया है। जो वैन होता है वो कहता है आपने बताया नहीं कि मेरी एक बहन भी है, सग्गी बहन, रीम नहीं। जो अपनी गुरु होती है वो कहती है मुझे नहीं पता था, मुझे कुछ नहीं पता था, तुम हमें कचरों के डब्बे से मिले थे, तुम रो रहे थे, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं। जो अपना वैन होता है वो कहता है और आपने जानने की भी कोशिश नहीं की, मुझे अपने साथ रख लिया क्योंकि आप अकेले थे। अपनी जो गुरु होती है वो कहती है ढूंढने की कोशिश की थी तुम्हारी फैमिली को, पर वो मिला नहीं। एक इंसान को बच्चा चाहिए था, वो तुम्हारे साथ कुछ बुरा करना चाहते थे, मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन पे दिया था बट वो पुलिस वाले तुम्हें बेच रहे थे तो मैं तुम्हें ले आई। वैन मुझे सच्ची में नहीं पता था। एंड वो रोने लगती है क्योंकि उसे जेनुअनली में नहीं पता था कि वैन की कोई एक्चुअली फैमिली भी है। गुवो को वैन अनाथ ही मिला था और वो बहुत छोटा था उस समय, और उसने उसकी फैमिली को ढूंढा ढूंढा पुलिस वालों को भी बच्चा दिया, बट उसे पता चला कि पुलिस वाले इस बच्चे को बेचने वाले हैं क्योंकि किसी चीज़ के लिए बच्चा चाहिए, और वो वैन को नहीं दे सकती थी, इसलिए वो उसे वहाँ से ले आई और उसे अपना बच्चा मानने लग गई। ये है, वैन सगा नहीं है और उसकी एक फैमिली है जो उससे बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं है कि वैन केसिंग ज़िंदा है या फिर जो उनका बच्चा था वो ज़िंदा है एंड ऑल दैट, उसे कुछ नहीं पता है। वैन केसिंग उससे गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा और वो गुवो को रोते हुए देख रहा था। गुवो की हालत तो इन दिनों ख़राब ही है। जो वैन होता है वो कहता है अगर ये झूठ हुआ तो? गुवो कहती है मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ वैन, तुम्हें 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 लगता है कि मैं तुम्हारी कसम झूठ खा सकती हूँ? मैं तो माई की कसम खाती हूँ, मुझे नहीं पता था।
जो अपना वैन होता है वो बोलता है ठीक है, गुड नाइट। एंड वो कोई तमाशा क्रिएट नहीं करता है, बट वो चाहती थी कि वैन उससे और बात करे, बट वैन करता नहीं है उससे बात एंड चला जाता है। बट ये है कि वो कुओं के लिए बिल्कुल भी अपने मन में हेट नहीं लाया है कि कैसे नहीं पता, वैसे क्यों। वो जानता है कि वो उससे कितना प्यार करती है, वो ये जान चुका है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता है और वो बस सो गया होता है। बट उसे अब दर्द हो रहा होता है, उसकी बहन है, वो उसका खून था, क्या वो ठीक होगी, क्या उस इंसान ने उसे मार दिया होगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि उसने अपनी एक बहन खोई है लुवो को। एंड अब वो कौन है, उसका पूरा दिल दिल दर्द कर रहा होता है। एंड वो तो पूरे नाइट रोई थी, पूरे नाइट उसे नींद नहीं आ रही थी, उसे इतनी तकलीफ़ हो रही थी, उसका दिल दर्द कर रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या कैसे क्यों हो रहा है, उसका पूरा कलेजा छिल रहा था। एंड उसे डर था कि वह जान ना जाए कि वो क्या थी। उसे बहुत डर लग रहा होता है कि वैन को उसके पास्ट के बारे में ना पता चल जाए। सहमी हुई एक जगह पे बैठ के रो रही होती है, उसे तमाई की याद आ रही होती है क्योंकि तमाई नहीं है। जब भी रोती है तमाई उसके साथ होती है और आज तमाई नहीं है उसके साथ। हमें नेक्स्ट डे फिर से दिखाया जाता है वैन केसिंग फिर से चल पड़ा था अपनी राह में ढूंढने के लिए। एंड उसने फिर से बात नहीं किया होता है गुवो से, एंड गुवो से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। जाओ को समझ में नहीं आया कि नाइट में ऐसा क्या हुआ, बट कुछ तो हुआ ही होगा। बट जब वैन एंड जाओ बाहर जा रहे होते हैं, जाओ तो वैन से बात ही नहीं कर रहा है एंड वो अलग ही जा रहा होता है। पर तभी उन्हें खबर मिलती है कि एक बच्चे ने फांसी लगा के सुसाइड कर लिया। और उन्हें नहीं पता ये कौन है, बट जब वो स्कूल जाते हैं तो जो टीचर होते हैं वो माइक के बारे में बताते हैं जिसने सुसाइड कर लिया है। एंड लूका तो कब का यहाँ से छोड़कर जा चुका था, वो रुका ही नहीं था, उसकी फैमिली वापस जा चुकी थी वहाँ से। एंड सारे इतने हैरान कि माइक ने सुसाइड क्यों किया, किसी को उसकी माँ के बारे में पता ही नहीं था। माइक अपनी माँ को मरते हुए देख कर, एंड उसकी वजह से मरी है ना, इसलिए उसने खुद सुसाइड कर लिया होता है। वो रुक ही नहीं पाया था, वो इतना गिल्ट में भर गया था। एंड माइक हमेशा से इनसिक्योर रहा है, इसलिए वो अपनी फैमिली के बारे में हमेशा झूठ बोलता था, अपने बाप के बारे में हमेशा झूठ बोलता था कि यार वो तो बिजनेसमैन है, वो तो वो है। वो कितना भी स्ट्रिक्ट दिखे, कैसा भी क्यों ना दिखे, बट वो अंदर से बहुत ही कमज़ोर और नाजुक था। एंड वही नाजुकता दिखाई दी गई होती है। एंड कव विनिंग एकदम हैरान, हैनिंग आज आया था अपने अंकल से मिलकर, अंकल से मिलने गया था ना, वो आज आया था। एंड वो माइक के बारे में ये सुनकर ही हैरान था क्योंकि उसकी और माइक की बहुत लड़ाई हुई है। बट हैनिंग कभी माइक का बुरा नहीं चाहता था, इवन उसने उसकी बहुत सपोर्ट भी की है। ये कैसे हो गया, एकदम इतनी हैरानी भरी चीज़ें थी। और वैन केसिंग और गिल्ट में जा रहा था, उसे लग रहा था ये सब उसकी वजह से हुआ है। माइक को कुछ भी हुआ था सबसे पहले जिस वजह से माइक घर छोड़ के गया, वो उस मारू के भाई नहीं करवाया है। एंड मारू के भाई ने करवाया है, वैन की वजह से ही करवाया है ना। वैन केसिंग कुछ नहीं कह रहा था, वो एकदम जिपिट हो गया था। अभी हमें यहाँ से थोड़ा अलग सीन दिखाया जाता है, हमें अपनी सियालियांग को दिखाया जाता है जो अपने फादर के साथ घूमने आई थी गावचोन के साथ। एंड उसके फादर ना उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और वो उसके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। जो अपनी सियालियांग होती है वो कहती है फादर, जो गावचोन होता है वो कहता है बोलो। गुजन कहती है, सॉरी गुजन क्या, सियालियांग कहती है कि आपको लगता है कि मैं बड़ी होकर थ्रोन पे बैठ पाऊँगी जैसे आप बैठे हैं। अपना गावचोन कहता है तो और कौन बैठेगा, तुम ही बैठोगी। जो सियालियांग होती है वो कहती है इस थ्रोन के बैठने के जंग में तो हुसैन अंकल के भी बच्चे लगे हुए हैं ना, चंगलिंगा भाई बैठ गया तो। जो अपना गावचोन होता है वो कहता है मेरी बेटी से अच्छा ना कोई नहीं है, तुम ही उस थ्रोन पे बैठोगी, बिलीव करो। जो अपनी गावशियालिंग होती है वो कहती है उस थ्रोन पे बैठकर करना क्या होता है। एंड गावचोन उसे समझा रहा होता है, उसे अच्छा लग रहा होता है कि जो उसकी बेटी है वो उस थ्रोन के बारे में बात कर रही है। जो सियालियांग होती है वो कहती है अगर जाओजिंग अंकल के बच्चे हो गए तो वो भी उस थ्रोन के लिए लड़ सकते हैं ना। जो अपना गावचोन होता है वो कहता है सगे खून ही लड़ते हैं। सियालियांग कहती है मतलब। गावचोन कहता है
साउचिंग ठीक है बट वो अलग है, तुम ये सब छोड़ो, तुम इन सब बातों पे मत पड़ो, ठीक है। और हाँ, ये मत भूलना कि तुम्हारे चाचा सिर्फ और सिर्फ दो लोग हैं, हुसैन चाचा, सैनसन चाचा। जाओजिंग तुम्हारे चाचा नहीं हैं। जो अपनी गावशाला होती है वो कहती है, परंतु गावचन कहता है परंतु परंतु साइड करो, तुम्हारे बड़े पापा थे जो अब नहीं हैं, ठीक है। जो गावशालंग होती है वो हाँ में सर हिलाती है, बट वो फिर बात करने लगती है जाओजिंग के भाई के बारे में। गावचन बस चाहता था कि गावशालंग उनके किसी भी चीज़ों के बारे में बात ना करे, बट गावशालंग कहती है कि इन दिनों वो दिख ही नहीं रहे हैं, ना सोशल मीडिया पे है ना ही कहीं और। मुझे लगता है कि उनके साथ कुछ हो गया है, इसलिए तो गावचन मतलब जाओजिंग दिख नहीं रहे हैं। और ये बात गाओचोन को थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगता है एंड वो सुनने लगता है एंड सियालांग बात फिर करने लगती है। तभी जो अपना गाओचोन का असिस्टेंट है वो उससे कहता है कि जाओजिंग तुमसे मिलना चाहता है। गाओचोन कहता है क्यों, एंड वो बोलता है कि वो एक भाई के नाते नहीं, वो एक नेता के नाते आपसे मिलना चाहता है। गाओचोन कहता है कि ठीक है, बुला लेना। वो अपनी बेटी के सामने तो कह नहीं सकता ना कि मत बुलाना ऑल दैट, उसकी बेटी के सामने तो उसे अच्छा इमेज क्रिएट करना है ना, इसलिए वो कह देता है कि हाँ बुला लो, क्या है कुछ बातें करनी होगी। एंड उसका स्टेशन भी हाँ में सर हिला देता है। जो अपनी गावशाला होती है वो कहती है क्यों बात करना चाहते हैं आपसे वो। जो अपना गावचन होता है वो कहता है क्या है ना, अब मैं थ्रोन पे बैठ चुका हूँ तो बस राजा से तो बात करेंगे ही उनकी प्रजा। जो अपनी गावशालंग होती है वो कहती है तो आप मुझे अभी छोड़ के जा रहे हैं। गावचन कहता है नहीं अभी कहाँ, मैं जाओजिंग को वेट करवा सकता हूँ पर अपनी बेटी को बिल्कुल नहीं, अभी तो मैं तुम्हें और घुमाऊँगा। एंड ये कहते ही वो गावशालंग का हाथ पकड़ लेता है एंड गावशालंग बस स्माइल कर रही होती है। अभी हमें अपने जाओजिंग को दिखाया जाता है जिससे टाइमिंग थोड़ी अलग बताई थी कि इतने बजे आना है एंड जाओजिंग ओके कर दिया था क्योंकि वैसे भी वो फ्लाइट में है, हाथों हाथ तो टपक भी नहीं सकता था वो। अभी ना जाओजिंग ना सीधा जैसी फ़्लाइट लैंड होती है वो गाओचोन के पास ही जाता है उससे मिलने के लिए। एंड यस, वो उसके घर नहीं गया था, वो मीटिंग एरिया में ही मिला होता है जहाँ पर सारे लोग गाओचोन से मिलने आते हैं। जावजिंग वहाँ पे गया था, रोंगशुआन के साथ ही था। एंड यस, उसने बहुत वेट किया होता है, 1 घंटे तक वो वेट कर रहा था, उसे कब का बुलाया गया था। एंड जावजिंग 1 घंटे से वेट कर रहा है, उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो लोग। अभी जो अपना जावजिंग होता है वो बस गुस्सा ही कर रहा होता है। एंड रोंगशुआन वो कहता है उससे कि वो आपको जल्दी बुलाए हैं बट वो अपनी बेटी के साथ घूम रहे हैं। एंड बस राजुन गुस्सा होने लगता है बट वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था बिकॉज उससे यहाँ पर मतलब है, वो एक मतलब के लिए आया है। तो बस वहाँ पे वो बैठ ही रह जाता है बट उसे अपने भाई के पास वापस जाना है, वो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकता है। बट यस, वो जो रूमर फैल रहा है उसे वो रूमर को कट ऑफ करना है और अपने ताइलेक पे ना उसे कुछ बनाना है जिसके लिए उसे थ्रोन के राजा से परमिशन लेनी पड़ेगी जो ना गाओचोन है। ऐसा नहीं है कि जाओजिंग ने परमिशन नहीं लिया था, जाओजिंग ने परमिशन लिया था बट गाओचोन ने ना उसे खारिज कर दिया बिना किसी एक होता है ना कि हाँ ये हो जाएगा तुम ये बनाओगे, तो उसने कुछ बोला ही नहीं था, बस उसने खारिज कर दिया। तो जाओजिंग बस वापस बोलने आया है, काइंडली रिक्वेस्ट करने आया है कि उसे बस वो बनाने दे। तो उसका यहाँ पर मतलब है इसलिए वो इंतज़ार कर रहा है। गाओचोन काफ़ी देर बाद आता है अपनी बेटी के साथ एंड ड्राइवर से कहता है कि उसकी बेटी को घर छोड़ देना। एंड ड्राइवर हाँ बोल देता है। एंड उसकी बेटी की कार जब आगे जाती है तब गाओचोन अंदर जाता है एंड बैठ गया होता है। जाओजिंग फिर बाद में बुलाया जाता है उससे, तो वो अंदर जाता है एंड गाओचोन बोलता है कुछ ही देर है, फटाफट बोलो क्या काम है। जो अपना जाओजिंग होता है वो बोलता है मुझे ताइलेक पे वो अम्यूज़मेंट पार्क बनाना है। गाओचोन कहता है इजाज़त नहीं है, बट जाओजिंग बोलता है तकलीफ़ क्या है, वो बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, वो इन्जॉयबल होगा, सबसे बड़ा राइड ताइलेक पे होगा, आज तक जितनी भी कंट्रियों ने बनाया है उससे बड़ा, ये हमारी कंट्री के लिए अच्छा है। जाओजिंग कहता है जैसे ही गाओचोन बोलता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बच्चों का खिलौना नहीं,
जो अपना जाओजिंग होता है वो कहता है बच्चों का खिलौना नहीं, सबसे बड़ा अम्यूज़मेंट पार्क जहाँ पे सब कुछ होगा। अपना गाओचन कहता है बट मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। जाओजिंग बोलता है बट आई रिक्वेस्ट यू, ये बेस्ट होगा। गाओचन कहता है व्हाट यू से, रिक्वेस्ट। जो जाओजिंग होता है वो बिल्कुल एटीट्यूड नहीं दिखा रहा था, वो कहता है यस आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ मुझे बनाने का इजाज़त दे। जो अपना गार्जियन होता है वो कहता है सोचने दो। एंड ये कहते ही ऑफ टॉपिक होते हुए कहता है इन दिनों तुम दिख नहीं रहे थे। राजिंग एक गहरी सांस लेते हुए कहता है मैं इन दिनों बिजी था। गार्जियन कहता है ओ बिजी थे, वेरी बिजी पर्सन, ठीक है इजाज़त नहीं है। जाजिम को समझ में नहीं आ रहा होता है कि इजाज़त क्यों नहीं दे रहा है, इसलिए वो कहता है कि आप पर मुझे परमिशन दे क्यों नहीं रहे हैं, रीज़न क्या है। गाओचॉन कहता है रीज़न, रीज़न चाहिए, हाँ मेरे बाप ने तुझे क्यों एक्सेप्ट किया इस बात का रीज़न मुझे भी नहीं मिला। गाओचॉन कहता है जैसे ये जाओजिंग बोलता है वो पुरानी बातें ख़त्म कर दे तो सही नहीं रहेगा, आप बड़े हो चुके हैं, मैं बड़ा हो चुका हूँ, जिस पिता की आप बात करते हैं वो पिता है भी नहीं। गाओचन गुस्से में कहता है ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। एंड वो उठ जाता है और कुर्सी को बहुत तेज हिलाता है। जो जाजिंग होता है वो कहता है माफ़ कीजिएगा पर मुझे यहाँ पे परमिशन चाहिए, मैं यहाँ पर एक नेता के नाते आया हूँ लीडर से बात करने, और कुछ नहीं, तो पर्सनल चीज़ें ना लाए तो ठीक है। अब ना जो गाचन होता है वो कहता है पर्सनल प्रोफेशनल, अब तुम मुझे सिखाओगे। एंड ये कहते ही वो गुस्से में उसके पास आता है एंड उसका ना कॉलर पकड़ लेता है। जाजिंग अपना गुस्सा बहुत शांत कर रहा था, वो कहता है मेरा कॉलर छोड़िए। गाचन कहता है अगर ना छोड़ा तो, एंड ये कहते ही वो उसे पुश कर देता है। एंड जाजिंग स्टिल खड़ा था और कुछ नहीं कह रहा होता है। अभी ना जैसे ही गाओचन ने जाओजिंग को पुश किया था रोंगशॉन आगे आने वाला था, बट जाओजिंग इशारा करता है कि वो वहीं पर रुके। एंड रोंगशॉन फिर वहीं पर रुक जाता है, कोई उसके फेस पे कुछ भी इम्प्रेशन नहीं था, वो बहुत पोकर फेस वाला इंसान है। जाओजिंग कहता है मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ प्लीज़ मुझे वो अम्यूज़मेंट पार्क बनाने दीजिए, और अगर आप नहीं चाहते कि मैं बनाऊँ तो मुझे वैलिड रीज़न दीजिए। गाओचन कहता है मैं नहीं दूंगा रीज़न, जाओ मरवाओ अपनी। जाजिंग को अब भाई वो थोड़ा पारा हाई हो रहा है, उसके भाई, उसको अपने भाई को देखना है, वो बहुत देर तक वेट किया, अभी भी वो बहुत काम है, तुम उसका बस इंतहाम मत लो। जब ना जाजिंग होता है वो फिर बाद में बोलता है पर मुझे रीज़न जानना है। गाओचॉन बोलता है रीज़न जानना है, एंड ये कहते ही वो जेब से पेन निकालता है और कहता है रीज़न ये है कि ये मेरे बाप का पेन मेरे पास है, सैमसन के पास है, और पास है अपने हुसैन के पास, तो तुम्हारे पास ये क्यों नहीं है। बाप ने तुम्हें दिया नहीं क्योंकि वो तुम्हें अपना मानते ही नहीं थे। जावजिंग उस पेन को देखता है एंड पता नहीं क्यों उसको उस पेन को देखकर गुस्सा आने लगता है। एंड वो कहता है मुझे ये चाहिए भी नहीं, ये पेन क्या डिसाइड करेगा बताओ। गाओचन कहता है ये डिसाइड करेगा कि वो हमारे फैमिली का सदस्य है जब तुम नहीं हो। जाओजिंग कहता है मैं नहीं हूँ इस फैमिली का सदस्य, ठीक है, और मुझे बनना भी नहीं है, पर हाँ मैं ताइलेक का नेता हूँ, तो मैं उसी नेता के अधिकार से आया हूँ, मुझे नहीं बनना है आपके हाँ फैमिली का मेंबर। अभी जो अपना गाओचन होता है वो कहता है तुम बन भी नहीं सकते, समझ गया, निकलो। जो अपना रोंगसन होता है वो जाओजिंग को देख रहा होता है, जो जाओजिंग होता है वो बोलता है कि ठीक है। एंड ये कहते ही वो जाने की कोशिश करता है, बट यस जिसके गांड में कीड़ा होता है ना वो रुकता थोड़ा ना है। गाओचन बस पाँव फैलाकर बैठा हुआ था एंड वो कहता है वैसे तुम्हारा भाई का क्या है, दिख नहीं रहा है, मर गया है क्या। एक तो इधर जाओजिंग का भाई वैसे भी ऐसी सिचुएशन में है कि वो ना जिंदा है ना मरा हुआ है, कुएं में गया हुआ है वो, एंड इधर ये ऐसी मजाक कर रहा है, ना 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 ना, क्या ये सहनीय है। जाओजिंग के लिए ये असहनीय है, इसलिए वो अपने जेब में हाथ डालता है एंड पेन निकालता है। एंड ये यही वैसा ही पेन है जो गाओचन के पास है। गाओचन कहता है पिता ने तुम्हें ये पेन कब दिया, क्या तुमने ये पेन छीन लिया। जो अपना जाओजिंग होता है वो बोलता है ये तुम्हें पेन कब मिला था बताओ, तुम जब बड़े हो गए थे तब,
पर सच कहूँ तो मैं जैसे ही उनके पास आया था, मुझे उनने ये पेन थमा दिया था और कहा था कि मैं तुम्हें थ्रोन पे बैठाऊँगा, क्योंकि उनकी सेफ्टी करने वाला मैं था। तुम तो घर में बैठे हुए रहते थे, बस चिल करते थे। एंड ये कहते ही वो पेन को बंद चालू कर रहा होता है, वो पीछे से जो बटन होता है ना उससे। गाओचन कहता है बकवास बंद करो, मेरे पिता और तुम्हें थ्रोन पे बैठाएंगे, जिसका एक बेटा ना जायज़ है। वो मर ही गया होगा तो ठीक होगा। जो गाओचन होता है वो कहता है तुम्हें इस पेन की बहुत कदर है ना, आज यही तुम्हारा फैमिली पेन, तुम्हारा फैमिली डिसाइड करेगा। गाओचन कहता है कहना क्या चाहते हो तुम? मारना चाहते हो? जो जाओजिंग होता है वो कहता है अगर मैं मारना चाहूँ तो मुझे रोक कौन सकता है यहाँ पर। जो गाओचन होता है वो कहता है अच्छा धमकी दे रहे हो तुम मुझे, तो मुझे मार सकते हो। जो जाओजिंग होता है वो रोंगसॉन को एक लुक देता है, रोंगसॉन फिर वहाँ से चला जाता है। एंड जो गाओचन होता है वो कहता है क्या कर क्या रहे हो तुम? जो जाओजिंग होता है वो कहता है तुम्हें पता है, तुम्हें बस एक चीज़ नहीं करना चाहिए था, वो चीज़ था मेरे भाई के बारे में बोलना। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आज से कुछ साल पहले जो तुम्हारा भाई मरा था ना, बड़ा भाई, वो भी इसलिए ही मरा था क्योंकि उसने मेरे भाई के बारे में कहा था। तुम भाइयों में बड़ी गांड में चुल मस्ती है और मैं बहुत बड़ा गांड मारू हूँ, तुम्हारा मारना बाकी है। एंड ये कहते ही वो सीधा पेन उसके गले में स्टैब कर देता है। गाओचुंग चिल्लाए उसे पुश करे उससे पहले जाओ जिंग उस पर मल्टीपल स्टैब करता है उस पेन से ही। एंड उसके फेस पे पूरा ब्लड फैल गया था, पूरा का पूरा ब्लड। एंड वो नाइफ भी ब्लड ब्लड हो गया था। अभी जो अपना गाओचुंग है, क्या वो बच पाएगा? नहीं, वो बच ही नहीं पाया था, ना ही वो कुछ चिल्ला भी पाया था। जाओजिंग पूरा ब्लड से लेस हो गया था। गाओचुन की बॉडी नीचे पड़ी हुई थी एंड जाओजिंग सीधा खड़ा था, बट उसकी जो बॉडी थी वो हल्की तरफ पीछे बैंड थी क्योंकि वो ऊपर की तरफ फिर देख रहा था। फिर वो नीचे झुकता है, गाओचुन के पेन को देखता है एंड कहता है इस घटिया पेन में आखिरकार ऐसा है क्या। तभी उसे पीछे से कुछ फील होता है एंड वो पीछे देखता है, वहाँ पर एक इंसान खड़ा था और वो था सैनसन। सैनसन की जो फट रही होती है, उसका हाथ पूरा काँप रहा होता है एंड वो मन में खुद को गाली दे रहा होता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है, क्यों आया है। वो जो अपना जाओजिंग होता है वो उस पेन को पकड़ा था, गाओचुन के पेन को, एंड कहता है मैं उसे मारना नहीं चाहता था, पर उसने मेरे भाई के बारे में क्यों कहा? क्या ये सही है? क्या तुम्हारे भाई के बारे में कोई बोलेगा तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? पर यह अलग बात है कि मैंने अभी जस्ट तुम्हारे बड़े भाई को मारा है। जो सेंसन होता है वो एकदम सहमा खड़ा था एंड जाओजिंग बोलता है बस तुम ऐसे ही सहमे खड़े रहोगे, कुछ बोलोगे नहीं? वैसे भी वो तुम्हारे माउंट आगू को वैसे बहुत गलत बोलता था, वो उसको कुछ मानता ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए अपना ही सब कुछ था और दूसरों का कुछ नहीं। एंड हाँ, पद खाली है वैसे, अब ये मर गया है तो इसके जगह को भी कोई संभालेगा ही ना, डंगयांग को भी कोई संभालेगा। और मैं नहीं संभालना चाहता, मैं सिर्फ उस थ्रोन पे बैठना चाहता हूँ और उस थ्रोन पे हुसैन बैठेगा। अगर हुसैन मर गया तो तुम, और जब तक वोट नहीं होता तब तक। और मुझे नहीं लगता कि हुसैन मेरे भाई के बारे में कुछ बोलने वाला है, अगर बोला तो मर जाएगा। जब ना जैनसन होता है वो बोलता है मैं तुम्हारे भाई के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, सच्ची में। जो अपना जाओजिंग होता है वो असेंसन के पास आता है, गाओचुन का पेन उसको आगे करते हुए कहता है इस पेन को ले लोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मेरा दोस्त हो और मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, पर अगर तुमने ये पेन रिजेक्ट किया, सैनसन, समझ रहे हो ना? जाओजिंग की आंखें बताने के लिए काफ़ी है कि वो क्या कहना चाहता है। सैनसन उस पेन को ले लेता है एंड जो अपना जाओजिंग होता है वो कहता है ये याद रखना, धोखा दिया तो धोखे देने लायक नहीं छोड़ूंगा, सभी के सामने जाऊंगा मैं ऐसे ही खून के साथ और कोई मुझे नहीं रोक पाएगा क्योंकि मुझे रोकने वाली किसी की हिम्मत नहीं। सैनसन उस पेन को ले लेता है एंड कहता है मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहूँगा, कुछ भी नहीं, आपका हमेशा साथ दूंगा भाई। जो अपना जाओजिंग होता है वो सैनसन को हक कर लेता है एंड कहता है शुक्रिया, मेरे साथ रहो, आगे तक बने रहोगे।
एंड जो अपना जाओजिंग होता है वो जाने लगता है। जब सेंसन उधर आया था ना, जब जाओजिंग ने सेंसन को देखा था, तो उसने जो पेन है ना वो ओपन कर लिया था, जैसे कि वो उससे भी मार देगा अगर सेंसन उसका साथ ना दे तो। बट उसने वो पेन बंद कर लिया। फिर बाद में जब सेंसन ने उस पेन को एक्सेप्ट किया, रोंगशुआन कहता है माफ़ कीजिएगा वो कब अंदर गया पता ही नहीं चला। अब ना जाओजिंग कहता है कोई बात नहीं, ऐसे भी वो दूसरे रास्ते से आया था जिस रास्ते में कोई नहीं था। वो फैमिली के लिए जगह है जो तुमने या फिर मैंने देखी नहीं होगी, क्योंकि हम कभी गाओचन के फैमिली में नहीं आते थे। रोंगशुआन हाँ में सिर हिलाता है। एंड सेंसन जिस रास्ते से आया ना वो रास्ता अलग है जहाँ से फैमिली मेम्बर एंटर कर सकते हैं, इसलिए रोंगशुआन को पता नहीं चल पाया। नहीं तो अदरवाइज़ रोंगशुआन की नज़रों से मक्खी भी जाना बहुत ही मुश्किल होता है। लाइक कोई मक्खी भी चला जाए कमाल की बात हो जाएगी, फिर वो मक्खी भी चीता बन जाएगा अगर उसकी आंखों से बच गया तो। जो सेंसन होता है वो बस अभी गाचोन के लाश को देख रहा होता है, उसे बहुत डर लग रहा होता है, उसे उल्टी जैसा होने लगता है। एंड बहुत सारे लोग आके सेंसन के लाश को संभाल रहे होते हैं, सॉरी सेंसन क्या गाचोन के लाश को संभाल रहे होते हैं। सेंसन को कहते हैं कि कपड़ा चेंज कर लो बॉस, उसको बॉस बोला जा रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था उसे बॉस क्यों बोला जा रहा है। एंड उसे बॉस इसलिए बोला जा रहा है कि वो अब जाओजिंग के साथ है। एंड यहाँ पे जितने भी लोग थे, इवन गाओचोन का असिस्टेंट भी जाओजिंग के लिए काम करता है। सब यहाँ पर जाओजिंग के लिए काम करते हैं, इसलिए जाओजिंग मस्त गाओचोन को मार के भी चला गया और किसी ने कुछ किया भी नहीं। जाओजिंग को घंटा फ़र्क नहीं पड़ा, इतना सा भी डर नहीं लगा कि कुछ हो जाएगा। बस अब वो ये सोच रहा था कि उसे वो अम्यूज़मेंट पार्क बनाने के लिए हुसैन की परमिशन लेना पड़ेगा। अभी जो अपना जाओजिंग होता है वो पाँव के ऊपर पाँव रखा हुआ था, अपने लिप्स को बाइट कर रहा होता है। रोंगशुआन कहता है आप सेंसन को मार देते। जाओजिंग सामने की तरफ देख रहा होता है एंड सोच तो रहा ही था कुछ, और वो कहता है सही है उसने वो पेन एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि मैं उसे मारना नहीं चाहता था। एंड ये कहते ही वो सामने की तरफ देख रहा होता है एंड उससे कुछ याद आता है कि कोई उसके सर पर ना हाथ रखा हुआ है। एंड वो जब छोटा है तब की बात है। एंड वो बस उस पर्सन को देख रहा होता है। अब ये पर्सन कौन है ये आपको आगे पता चलेगा, सीज़न जैसे बढ़ते जाएंगे चीज़ों को और क्लियर तरीके से दिखाते जाएंगे। बट ये है कि जाओजिंग पसंद नहीं करता है किसी को भी, अपने रिश्तेदारों को वो पसंद नहीं करता है, उसका कोई है भी नहीं उतना। बट सेंसन, गाओचोन, हुसैन एंड उसका जो बड़ा भाई था जिसको जाओजिंग ने खुद मारा है, यस जाओजिंग ने अपने गाओचोन के बड़े भाई को भी मारा था, क्योंकि उसकी भी ये गलती थी कि उसने उसके भाई के बारे में कुछ कह दिया था। उसके भाई के बारे में जो भी कोई कहेगा ना वो मारा जाएगा। एंड वो सेंसन को इसलिए ही हार्म नहीं करना चाहता था क्योंकि उसके भाई ने उसके भाई के बारे में उसने कभी कुछ नहीं कहा है। सेंसन अलग ही रहा है इस मैटर में, जाओजिंग के बारे में उसने बहुत अनसन कहा है, उसके मुंह पर कहा है, बट उसके बड़े भाई के बारे में कभी नहीं। एंड सेंसन का कोई ऐसा पर्सन है जो जाओजिंग के थोड़े से करीब है, इसलिए वो सेंसन को हर्ट नहीं किया। अदरवाइज ब्रो 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 मारे जाते तुम। वैसे उसने पेन एक्सेप्ट कर लिया, थैंक गॉड। अभी जब अपना जाओजिंग होता है ना वो गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। एंड जो जाओजिंग है वो नहाएगा एंड सीधा एयरपोर्ट की तरफ जाएगा। और जाओजिंग यही कर रहा होता है एंड वो नाइट में घर पहुंच भी जाता है और वो सीधा जाता है अपने भाई के पास, बेह्यून के पास। उधर हमें सेंसन को दिखाया जाता है जो बहुत डरा हुआ था एंड वो न्यूज़ के आने की वेट कर रहा था। एंड न्यूज़ आगे होती है और न्यूज़ में ये था कि गाओचोन के ही किसी पार्लियामेंट के मेंबर ने उसे मार डाला। एंड वो पार्लियामेंट का मेंबर आगे भी आया था, जाओजिंग ने उसे बलि चढ़ा दिया। एंड वो बलि चढ़ने के लिए तैयार भी था बिकॉज जाओजिंग इज स्ट्रॉन्ग, वो जो चाहे वो कर सकता है। एंड उसने कर लिया, इसलिए जो मर्डर था वो उस पर आ गया कि उसने मार डाला। एंड सबने रोकने की कोशिश की, एक मस्त कहानी क्रिएट हो गई थी। बट लकीली सेंसन उस कहानी से दूर था क्योंकि जाओजिंग ने उस कहानी में उसे इन्वॉल्व नहीं होने दिया था। एंड सेंसन इतना हैरान था कि ये इतना ईजी था क्या इसके लिए। वो डर के बैठ गया होता है एंड वो उस पेन को देख रहा होता है जो जाओजिंग ने दिया था, जो गाओचोन का है। और वो बस क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा होता है और उसे फिर से उल्टी होती है एंड वो सीधा वॉशरूम की तरफ भागता है। बट कोई मतलब नहीं था, पूरा फ्लोर उल्टी से भर गया था एंड सेंसन का गला बस छिल गया था, पर वो कुछ नहीं कर सकता है, उसका दिमाग पूरा घूम गया होता है। अभी हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। अपनी जो गुवो थी वो वैन के पास जाकर कहती है वैन, जो वैन होता है वो उठता है एंड गुवो को देखता है बट वो कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करता है। जो अपनी गुवो होती है वो कहती है अरे मिल नहीं रही है। वैन कहता है घर में होगी कहाँ जा सकती है।
अब ना जो गुवो होती है वो बोलती है वो इन दिनों बाहर जा रही थी, बहुत गुस्से में लगती थी, कल भी गई थी पर वो अभी तक नहीं आई, अभी तक नहीं। वैन ये सुनकर हैरान था एंड वो कहता है पुलिस में कंप्लेंट करवाया। गुवो हाँ में सिर हिलाती है। वैन कहता है मैं ढूंढता हूँ एंड ये कहते ही वो ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो रुका नहीं था, उसने अपनी फीलिंग नहीं दिखाई जाता, बट वो बहुत डरा हुआ था क्योंकि वो रिम से कितनी भी हेट क्यों ना करे बट स्टिल रिम उसकी बहन है। अभी हमें अपने वैन को दिखाया जाता है जो ढूंढ रहा होता है, जाओ जिसको भी ढूंढने में लगा हुआ था। एंड ये जो जगह वाले हैं ना वो परेशान हो गए हैं कि हर एक दिन ना कोई घूमा जा रहा है, क्या बच्चे हैं क्या छोटे, सब अजीब ही, मतलब कोई यहाँ पे सेफ फील नहीं कर रहा था। पुलिस पे बहुत प्रेशर हो गया था कि यहाँ पे चल क्या रहा है, बट पुलिस किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो पा रही थी क्योंकि इस चीज़ में जो इन्वॉल्व है ना वो किसी पुलिस को इन्वॉल्व होने ही नहीं दे रहा था। वैन किसी बहुत ढूंढता है रीम को, बट यस रीम मिली नहीं होती है। अभी ना हमें अपने वैन को दिखाया जाता है जो चल रहा होता है, तभी उसके पास कोई आता है। आज उसे ब्लूटूथ नहीं एक पेपर मिला था। वैन केजिंग उस पेपर को पकड़ लेता है एंड वो इंसान चला गया था वहाँ से। वैन केजिंग उस पेपर को खोलता है तो जाओजिंग का ही पेपर है जिसमें जाओजिंग ने लिखा था हे माय ओमेगा कैसे हो, वैसे ढूंढ रहे हो ना, ढूंढते रहो पर वो मिलेगा नहीं। अभी वैन समझ जाता है कि मारू के भाई ने ही रीम को उठाया है और यस वो पैनिक करने लगता है। वो उस इंसान को ढूंढने लगता है जिसने पेपर दिया, बट वो इंसान आसपास कहीं दिखता नहीं है। वैन का दिमाग इतना सड़ रहा होता है तभी वैन को कॉल आता है। कॉल गुवो का था। वैन कॉल पिक करता है एंड गुवो कहती है वैन रीम घर आ गई है, वो किसी से बात नहीं कर रही बट वो घर आ गई है। वैन हैरान कि रीम कैसे घर आ गई, अभी तो पेपर में लिखा है कि तुम ढूंढते रह जाओ मिलेगा नहीं, तो रीम नहीं थी, तो ये कौन पर्सन है। जाओजिंग किसको उठा ले गया एंड वो सीधा भागने लगता है। एंड जब वो आधे रास्ते जाता है वो पता चल जाता है कि कौन भागा है, किसको किडनैप किया गया है। वो पर्सन प्रिंस है क्योंकि प्रिंस की फैमिली भी प्रिंस को ढूंढ रही है एंड वो नाइट से घर नहीं आया है। जवान होता है वो बस हैरान, प्रिंस उसको क्यों। वैन बस बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था ये। वो गोए की आंखों में आंसू देख पा रहा था, उसका बाप टेंशन में था। एंड बात ये है कि प्रिंस नाइट में घर से भाग कर गया है। वो गुस्से में लड़ कर गया है अपनी फैमिली से किसी रीजंस की वजह से। एंड उसकी फैमिली उसको ढूंढने की कोशिश कर रही थी बट वो मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने सोचा कि वो घर आ जाएगा फिर बाद में, बट वो आया नहीं होता है। ये नहीं है कि गोए और उसके पापा ने, मतलब प्रिंस के पापा ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की थी, वो नाइट भर कोशिश कर रहे थे। बट एक रहता है ना कि हाँ बेटा गुस्से में गया है तो आएगा, बट वो आया नहीं होता है। वो गुस्से में क्यों गया वो तो आपको अभी पता नहीं चलेगा। बट जो वैन होता है ना उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस पी ऐसी आवाज़ें उससे आ रही थी, लीबू की उससे आवाज़ आ रही थी और वो सारी बातें उसे याद आ रही थी जो लीबू ने इन दिनों उससे कहा था कि वो उससे बात करना चाहता है, वो उससे मिलना चाहता है, उसके साथ पहले जैसा क्यों नहीं रहते तुम। एंड वैन का उसे सुनाना कि तुम कर क्या लोगे एंड ऑल दैट उससे याद आ रहा है, उससे अफसोस हो रहा है एंड वो ना नीचे गिर जाता है एंड वो रोने लगता है। वो बहुत फूट फूट के रो रहा था और जाओजिंग ये देख पा रहा था क्योंकि वैन के पीछे एक बंदा छोड़ा गया है एंड वो देख पा रहा था कि वैन रो रहा है, तड़प रहा है एंड बस वो इतना एंजॉय होकर देख रहा था। और उसी के पीछे प्रिंस लेटा हुआ था जिसके सर पे पट्टी लगी है एंड उसको देखकर लग रहा है कि सूता तो गया है बच्चे को, मारा तो बहुत गया है उससे, उसकी पूरी हालत ख़राब लग रही होती है। जब ना जाजिंग होता है वो कहता है अब मजा आएगा ना वैन, देखते जाओ तड़पना किसे कहते हैं। एंड ये कहते ही वो स्माइल करता है एंड ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अब प्रिंस किडनैप कैसे हुआ और हमारा प्रिंस की उसकी फैमिली से बहस किस बात से हुई, ये सब आपको पता चलेगा इसके नेक्स्ट पार्ट में। एंड हाँ, प्रिंस कैसे सूता गया है जाओजिंग के यहाँ, तो ये भी आपको नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा।
एंड मैं यही वेट कर रही थी, मैं यही वेट कर रही थी कि प्रिंस को किडनैप कर लो। बट ये सीन भी कवर करना ज़रूरी था, तो मैंने कवर किया, प्रिंस को किडनैप किया। एंड वो कैसा लगा ये पार्ट। मैं हाई स्कूल के लिए इतना वेट कर रही थी कसम से। मैं बाकी एफ की रिकॉर्डिंग कर रही थी ना, तो ऐसे बुढ़े की तरह से करके रिकॉर्डिंग कर रही थी। बट दैट टाइम आई एम सो एक्साइटेड, सो एक्साइटेड। मैं इतनी खुश होकर रिकॉर्डिंग की हूँ ब्रो कि अगर ये पार्ट मुझे यहाँ पे ख़त्म ना करना होता ना तो मैं और रिकॉर्डिंग कर पाती। बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है। एंड मैं हर एक पार्ट को एक एक पॉइंट पे छोड़ना चाहती हूँ, और मैं इसको इस पॉइंट पे छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि नेक्स्ट जो पॉइंट स्टार्ट होगा ना, वो सीधा प्रिंस के पीओवी से स्टार्ट होगा। प्रिंस के नज़रिए से कहानी स्टार्ट होने वाली है नेक्स्ट पार्ट की। तो देखते हैं कि क्या कैसे होने वाला है। एंड ब्रो ट्रस्ट मी, यहाँ से जो प्रिंस की लाइफ है ना वो पूरी चेंज हो जाएगी, पूरी ही चेंज हो जाएगी। अब वो ज़िंदा बचेगा या फिर नहीं, ये तो आपको आगे आने वाले पार्ट में ही पता चलेगा। बट मैं बस ही कहना चाहती हूँ क्योंकि आप आगे देखते जाइए, आपको मज़ा आता जाएगा। हाल जाओजिंग ने अभी शुरुआत की है, उसने अभी प्रिंस को पकड़ा है, सूता है, क्यों सूता है, कैसे सूता है, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। बट वो भी यहाँ पे रुकेगा नहीं ना, वो नहीं रुकने वाला। उसने माइक एंड ऑल दैट के लिए भी सब सोच रखा था, बट लूका वहाँ से जा चुका है, वो जोन से चला गया, वो वैन से दूर चला गया। तो ठीक है, वैन से दूर चला गया तो उसको अब मतलब नहीं है लूका से, तो लूका गेम से आउट हो चुका है। माइक ने खुद को ही आउट करवा लिया। बचा है जाओजिंग, जाओजिंग क्या बोल रही हूँ, जाओजिसू, कावेनिंग, हैनहिंग एंड हमारा प्रिंस जो बेड पर ही है। प्रिंसिपल ली भी अभी भी टारगेट में है हमारा वास्को, और कीरा भी अभी तक टारगेट में है, रूयू भी टारगेट में है, एंड यस रीम भी उसके टारगेट में है। और जाओजिंग बहुत स्मार्ट है, उसने उसके फैमिली के बारे में भी पता लगाया, लाइक वैन की फैमिली तक के बारे में पता लगा लिया। गुओ का क्या पास्ट है, क्यों वो चाहती है कि वैन के सामने ना आए एंड ऑल दैट, वो सब जाओजिंग को पता है, उसने वो पता लगा रखा है। तो बहुत कुछ है देखने को, बहुत बहुत कुछ जो इस कहानी में आपको मिलता रहेगा। फाइनली हाई स्कूल अब स्टार्ट हो चुका है फिर से, तो हम मिलते हैं हाई स्कूल के नेक्स्ट पार्ट में। मैं जो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगी, आई ट्राई माई हार्ट। तब तक आप चाहे तो सैया जी अगर नहीं सुने हैं तो सैया जी सुन सकते हैं। मेरी पिंक मिल मॉन्स्टर पे एक फ़ैन फिक्सन स्टार्ट हुई है जिसका नाम है माई फर्स्ट पोस्ट, वो भी आप सुन सकते हैं। रेगुलर अपडेट नहीं आएंगे उसका, जैसे वेंसडे का अपडेट आता है वैसे भी नहीं आएगा, बट यस वो आएगा ज़रूर। और संडे टू संडे मैं हमेशा अपने ग्रे चैनल पे एक जीएल स्टोरी देती हूँ, तो आप चाह के उसे भी चेकआउट कर सकते हो। तो अभी तो मैं आप सभी से अलविदा लेती हूँ। कमेंट पे अपना प्यार बरसा दीजिएगा अगर प्यार आया है तो। बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।